हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। लास्ट सेशन पे 5.3 चैप्टर 5 से हमने स्टार्ट किया कि रिकर्सिवली डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चरल इंडक्शन क्या है। तो उस फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने रिकर्सिव वेव पर स्ट्रक्चर सेट और इसी तरह से फंक्शन को यूज़ होता हुआ देखा। कुछ रिलेटेड मजीद टॉपिक्स हैं रूटेड ट्री से जो स्टार्ट होनी है, जो सेशन पे हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक्स एक एक चीज़ों को डिस्कस करते आ रहे हैं डिस्क्रीट मैथ्स से। तो यूट्यूब पर आने के बाद फहद हुसैन CS से सर्च करके आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर आओगे। यहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पर है। तमाम मटीरियल को यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इस तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो रिकर्सिव डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चरल इंडक्शन का टॉपिक है जिसके सेकंड पार्ट पे हम मौजूद हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम रूटेड ट्रीज से, ठीक है। ऑल्दो हम ट्रीज़ के हवाले से सेपरेट चैप्टर में डिस्क्रीट मैथ में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर रूटेड ट्री को एज लाइक दी रिकर्जन या रिकर्सिव स्टेप्स को समझने के लिए कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है इसके लिए? सो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जा रहा है द सेट ऑफ द रूटेड ट्रीज। का मतलब ये है कि कुछ डिफरेंट ट्रीज हैं रूट के साथ और उनको ज्वाइन करके कोई रिकर्सिव अप्रोच बनाई जा रही है। लेकिन पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ट्री किन चीज़ों पर बेस करती है। एक्चुअली ट्री नोड्स या वर्टेक्स और उसे ज्वाइन करने के लिए वर्टेक्स और नोड को हमें एजेस की ज़रूरत होती है। तो इन दोनों चीज़ों के कलेक्शंस के ज़रिए से एक ट्री बन रही होती है। सिंपल जो स्टार्टिंग ट्री का नोड होता है उसे हम रूट नोड कह रहे होते हैं, जो कि इस टॉपिक का पार्ट भी है कि रूटेड ट्री। और इसमें से डिफरेंट नंबर्स ऑफ दी नोड निकल सकते हैं। अब ये बेस करेगा कि किस टाइप की ट्री बनाई जा रही है, बाइनरी है या बाइनरी नहीं है, क्या होनी चाहिए वगैरह वगैरह, वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि दो ही चिल्ड्रन हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। किसी स्पेसिफिक ट्री की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो जो सर्कल यहाँ पर बनाया गया है इसे मैं नोड या फिर वर्टेक्स कह रहा हूँ, और जो लाइन है जो दो सर्कल्स को ज्वाइन कर रही है दैट इज सेड टू बी एजेस। तो हाउ वी कैन डिफाइन दिस रिकर्सिवली? तो बाय रिकर्सिवली हमें डिफाइन करने के लिए हमें दो स्टेप्स की जरूरत है। द फर्स्ट वन इज अ बेसिक स्टेप्स एज यूजुअल एंड द सेकंड वन इज अ रिकर्सिव स्टेप। द फर्स्ट स्टेप सेज अ सिंगल वर्टेक्स आर इज अ रूटेड ट्री। यानी जब आप सिंपल एक इस तरह से नोड बनाते हैं, ठीक है, या वर्टेक्स बनाते हैं, तो इससे भी मैं रूटेड ट्री कह सकता हूँ क्योंकि इसी से ही हम स्टार्ट हो रहे हैं और इसी पे ही रह रहे हैं। जबकि यहाँ पर हमने इसको सिर्फ क्या कहा था कि ये रूट है और उसके बाद इसके डिफरेंट नोड्स आ रहे होते हैं। तो पहले स्टेप्स का मतलब ये कि जैसे आपने बनाया तो ये क्या है कि रूटेड ट्री है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट रिकर्सिव स्टेप, सपोज दैट T1 T2 टिल टू द वैल्यूज ऑफ T and R disjoin rooted tree with root R1 R2 so on Rn respectively. Then the graph formed by starting with a root R which is not in any of the rooted trees T1 and 2 till the values of Tn and adding an edges from R to each of the vertex R1 R2 till to the value of Rn is also a rooted tree. यानी अगर हम ये सपोज करें कि T1 से लेकर Tn तक के हमारे पास डिफरेंट डिसजॉइंट रूटेड ट्री हैं जिसमें रूट की वैल्यू R1 से लेकर Rn की है T1 T2 के लिए respectively. Then the graph formed by the starting with a root R which is not in any rooted tree with T1 to Tn, यानी जो दूसरे rooted trees हमारे लिए बन रहे हैं वो T1 या 2 till to the value of Tn में मौजूद नहीं है। तो क्या उन दोनों अलग अलग ट्रीज को ज्वाइन करके मैं एक और रूटेड ट्री बना सकता हूँ? जी बिल्कुल बना सकते हैं। देखो स्टेप नंबर 1 पे अगर मैं कहता हूँ कि ये बेसिक स्टेप था ये वाले पॉइंट पे, तो क्या इससे इस तरह से एक नॉट ज्वाइन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह था बेसिक स्टेप्स को अगर यहाँ पे देखो तो क्या मैं एक नोड इस तरह से और इस तरह से इसी के साथ बना सकता हूँ? ये रहा पहला, इसी के साथ ये भी पहला है लेकिन ये 2 है। इसी पहले के साथ 3 चिल्ड्रन बना सकता हूँ, इसी पहले के साथ 4 बना सकता हूँ। तो आप देखो कि डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रीज के एजेस और रूटेड ट्री को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसकी एग्जाम्पल को समझो रिकर्सिव स्टेप्स पे, तो ये था हमारा पहला नोड, ठीक है। क्या कोई नोड इस तरह से नीचे हो सकता है, इसे मैं ज्वाइन कर दूँ, और इसी तरह यूं हो सकता है इसे ज्वाइन करूं, तो इसके लिए भी ये रूट है, इसके लिए भी ये रूट है और ये खुद भी रूट है। तो ये जो तीनों स्टेप्स यहाँ पर स्टेप 1 पे बताए गए वो उसी को मेंशन करना है, ठीक है। इसके आगे ये कहा गया था कि T1 T2 को रूटेड ट्री के साथ मजीद ऐड करना है, ठीक है। स्टेप 2 में देखो क्या मैं इसी के साथ इसे ऐड करूं तो क्या ये इस तरह से हो सकता है, यानी इस स्टेप को इसी के साथ ऐड करूं, ये देखो। अब इस स्टेप को इसके साथ मैं स्टार बना रहा हूँ, इसे सेकंड के साथ ऐड करना है। देखो ये था इस तरह से V, ये मैंने बना दिया। क्या मैं इसको इसके ऊपर लिखकर यूं कर सकता हूँ? तो ये ज्वाइन हो गया, यानी 2 रूटेड ट्री को मिलाकर मैंने एक और रूटेड ट्री बना दिया, ठीक है। इस स्टेप को देखो आप, इसके साथ फर्स्ट को ज्वाइन करो, तो पहले तो ये वही वाला बन गया, फर्स्ट वाले को उसके ऊपर लेकर आऊंगा, इस तरह से बन गया पैरेंट।
इसी तरह से सो ऑन मैं मल्टीपल बना सकता हूँ जो कि रिकर्सिव स्टेप्स को यहाँ पर शो करेगी. दैट इज सेड टू बी अ रूटेड ट्री इज ऑल्सो डिफाइंड बाय रिकर्सिवली. ठीक है, और वो किस तरह से होगा, बेसिक स्टेप एंड रिकर्सिव स्टेप से जो अभी हमने यहाँ पर देख लिया. राइट, नेक्स्ट एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री ऐसी ट्री को कहा जाता है जिसमें मैक्सिमम किसी रूट के या नोड के 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं. ठीक है, तो द सेट ऑफ द एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री कैन बी डिफाइन रिकर्सिवली. इस ट्री को भी हम रिकर्सिवली डिफाइन कर सकते हैं. तो एज यूजुअल इससे भी रिकर्सिवली बनाने के लिए मुझे 2 स्टेप्स को यूज करने होंगे, विच मीन बेसिक स्टेप्स एंड रिकर्सिव स्टेप्स. राइट, द बेसिक स्टेप सेज द एम्प्टी सेट इज एन एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री. यानी पहले तो हमने अभी यहाँ पर रूटेड ट्री में देखा था कि जो इंडिविजुअली एक नोड है वो भी रूटेड ट्री है, जबकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि एम्प्टी सेट एक्चुअली एक एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री कराएगा, क्योंकि किसी रूट के अगर कोई चिल्ड्रन नहीं होते हैं तो भी लास्ट में बाइनरी ट्री के अंदर ये मुमकिन है. ठीक है, लेकिन हम उसके तफसील पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ रिकर्सिव अप्रोच को देख रहे हैं. तो बेसिक स्टेप पे मैंने 5 साइन बना दिया, इसका मतलब है कि ये एम्प्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है. The recursive step says if T1 and T2 are disjoint extended binary tree, so there is an extended binary tree that is denoted by T1 and T2 concatenation के साथ है, consisting of the root R together with edges connecting the root to each of the root to the left subtree T1 and the right subtree T2 when these tree are non-empty. ठीक है, यानी पहले तो हमने ये देखा रिकर्सिव में कि T1 T2 अगर 2 डिसजॉइंट एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री है तो उसके एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री रिप्रेजेंट किया जाएगा T1 डॉट T2 से, यानी 2 अलग अलग डिसजॉइंट एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री को कॉन्केटिनेट करके भी बनाया जा सकता है, जो कि कंसिस्टिंग होगी किस पे, रूट आर टुगेदर विथ एच कनेक्टिंग टू द रूट टू ईच ऑफ द रूट्स. तो जब आप रूट्स को कनेक्ट कर रहे होंगे तो पहले लेफ्ट सब ट्री को लेंगे जिसे हम T1 कह रहे हैं, यानी 2 को जब मैं कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ तो लेफ्ट साइड पे T1 एंड द राइट सब ट्री T2. ठीक है, वो राइट्स पे चला जाएगा कब, when these tree are the non empty, अगर वो ट्री जो है वो नॉन एम्प्टी है. तो स्टेप 1 पे देखो कि जब मैंने यहाँ पर 5 से ये चीज़ शुरू की तो जब मैं एक नोड को लेकर आऊँगा वो भी एक्सटेंडेड के अंदर काउंट होगा. ठीक है, अब इस एक के ज़रिए से, ठीक है, हम जाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे. तो क्या मैं इसके साथ एक चाइल्ड इस तरह से और दूसरा इस तरह से ऐड कर सकता हूँ एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री पे? ये भी बाइनरी की डेफिनेशन फुलफिल कर रही है. क्या मैं सिर्फ एक कर सकता हूँ? जी, एक भी कर सकते हैं, इस तरह से और इस तरह से. अब इस स्टेप 3 के अंदर ये T1 और T2 के कॉन्केटिनेशन की बात हो रही है, जिसे हमने लेफ्ट ट्री और राइट ट्री से रिप्रेजेंट किया. थर्ड स्टेप पे हम इसे किस तरह से यूज़ होता हुआ देखते हैं, रिकर्सिव स्टेप को T1 T2 जो कॉन्केटिनेशन और इसी तरह से लेफ्ट ट्री और राइट सब ट्री की जो बात हुई थी. अगर आप इस स्टेप 3 पे देखो तो मैंने कलर चेंज कर लिया मार्कर का, कि एक ट्री है, ठीक है, इस ट्री के साथ मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ. ये देखें, अगर ये ट्री इस तरह से बनी हुई है तो क्या मैं इसे लेफ्ट सब ट्री कह सकता हूँ, ये वाले पार्ट को, ये, ठीक है, इसे मैंने इसके साथ इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ये रहा. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अब मैं जब नेक्स्ट टाइम करूँगा तो इस पार्ट को इसके साथ राइट ज्वाइन कर सकता हूँ. ये देखें यहाँ पर ज्वाइन किया गया, बाकी ये सेम इंस्टेंस इसी तरह से एंड सो ऑन, इसी तरह से ये डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ सब पार्ट्स. तो इसी तरह से इन तमाम प्रोसेस में हम स्टेप नंबर 3 में T1 T2 को कॉन्केटिनेट होता हुआ इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं. तो दैट इज सेड टू बी अ बिल्डिंग अप अ एक्सटेंडेड binary tree based on the recursive approach. The another examples is said to be a full binary tree. ठीक है, binary tree की examples में complete binary tree, ठीक है, या almost complete binary tree, full binary tree, ये कुछ different types हैं. So the set of the full binary tree can be defined recursively by these steps. Recursively हम इसे इस स्टेप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये स्टेप 1 है जिसे हम बेसिक स्टेप एज यूजुअल कह रहे होते हैं. तो देयर इज एन फुल बाइनरी ट्री कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अ सिंगल वर्टेक्स आर. यानी जब आप सिंगल वर्टेक्स आर बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था रूटेड ट्री में, तो वो भी हमारा फुल बाइनरी ट्री कहलाएगा. जबकि रिकर्सिव अप्रोच इसका ये कहता है कि इफ T1 एंड T2 आर डिसजॉइंट फुल बाइनरी ट्री then there is a full binary tree that is denoted by as well T1 dot T2, यानी concatenation से represent किया जाएगा. लेकिन फ़र्क यहाँ पर क्या है, consisting of the root R together with the edges connected to the root to the each of the root, ये तो बिल्कुल सही है. लेकिन root to the left sub tree T1 and root to the राइट सब ट्री T2 एज वेल. यानी अब यहाँ पर कंप्लीट सब ट्री की बात हो रही है कि दूसरी जो ट्री होगी वो उसके सब पार्ट्स लेफ्ट पे जाएगी और उसके राइट पे जाएगी, फुल बाइनरी ट्री की तरह. तो जब मैंने फर्स्ट स्टेप को यहाँ पर फॉलो किया तो जब हमारे पास एक बेसिक नोड है तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा फुल बाइनरी ट्री है. ठीक है,
तो T1 T2 को यानी मैं इसके साथ इस तरह से इसके चाइल्ड्स बना सकता हूँ या चिल्ड्रन बना सकता हूँ, तो ये हमारा स्टेप 1 है। अब इसी ट्री को यानी मैं अगर T1 कहूँ उसी को T2 कहूँ, तो क्या मैं इस T1 के साथ इस तरह से ज्वाइन करके इसी सब ट्री के लेफ्ट साइड पे से लगा सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से इसी पैरेंट को या T1 को मैं इसके राइट साइड के बजाय मैं लेफ्ट साइड पे ज्वाइन कर सकता हूँ इस तरह से। लेकिन बेस्ड ऑन द डेफिनेशन कंप्लीट बाइनरी ट्री ऐसे ट्री को कहा जाता है जो लेवल बाय लेवल भी कंप्लीट हो। लेवल का मतलब ये है कि ये लेवल कंप्लीट है तो ये भी हो, ठीक है, सिवाय लास्ट के, क्योंकि लास्ट को तो हम हर जगह पे ही कंप्लीट नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो तो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। तो अगर लेवल बाय लेवल देखें तो उसके लेवल कंप्लीट होना चाहिए। तो जब इन दोनों स्टेप पे रिकर्सिवली मैं कॉन्कैटिनेट करता हूँ इन दोनों को, तो क्या मैं इस तरह से इनको कंप्लीट कंसीडर कर सकता हूँ? तो आप देखें ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, लेवल 1 भी कंप्लीट है, 2 भी, और इससे भी कंप्लीट मांगू। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर ये चीज़ हो लेकिन ये लेवल हमारा ब्लैंक हो, तो हम इसे फुल कंप्लीट ट्री नहीं कह सकेंगे। तो हम तो लाइट वे पे यहाँ पर डेफिनेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर ये नहीं बताना चाहते या ये नहीं जानना चाहते कि ट्रीज़ क्या है। हम ट्रीज़ के फॉर्म को देख रहे हैं कि रिकर्सिवली उसे किस तरह से लिखा या डिफाइन किया जा सकता है। अगर आप ट्रीज़ की बेसिक डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर में कंप्लीट हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। प्लेलिस्ट पर जाएँ, डेटा स्ट्रक्चर के सेशंस को देखें ताकि आप मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सकें। सो द नेक्स्ट वन इज़ अ स्ट्रक्चरल इंडक्शन, ठीक है। जिस तरह से हम इंडक्शंस के डिफरेंट स्टेप्स को देख रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल इंडक्शंस को भी हम रिकर्सिव वे पे यानी इंडक्शंस जो बेसिक स्टेप्स है और रिकर्सिव स्टेप्स है उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? सो टू प्रूव अ प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ रिकर्सिवली डिफाइंड सेट वी कैन यूज स्ट्रक्चरल इंडक्शन। तो यानी अगर मैं रिकर्सिवली डिफाइंड सेट को करना चाह रहा हूँ तो स्ट्रक्चरल इंडक्शन के जरिए से ये चीज़ मुमकिन है या हो सकती है, हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्ट्रक्चरल इंडक्शन 2 स्टेप्स पर बेस करता है, बिल्कुल एज यूजुअल बेसिक स्टेप एंड रिकर्सिव स्टेप। तो बेसिक स्टेप कहता है कि शो दैट द रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल एलिमेंट स्पेसिफाइड इन अ बेसिक स्टेप्स, ठीक है। यानी हमें ये शो करना है पहले कि जो रिजल्ट है वो होल्ड करे उस तमाम एलिमेंट पे जो स्पेसिफाई की गई है, वाजे की गई है कि ये सेट किस पर्पस के लिए बनाया गया, फॉर एग्जांपल इन अ बेसिक स्टेप्स में। उसके बाद लिखा हुआ है ऑफ द रिकर्सिव डेफिनेशन, ठीक है। तो बेसिक स्टेप पे डिफाइन करेंगे रिकर्सिव डेफिनेशन के लिए, जबकि रिकर्सिव स्टेप कहता है कि शो दैट इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्ट न्यू एलिमेंट इन द रिकर्सिव स्टेप। यानी अगर इस स्टेप पर हम स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि रिकर्सिव वे पर न्यू एलिमेंट जो कंस्ट्रक्ट किया गया है वो राइट है, तो इस स्टेप ऑफ द डेफिनेशन द रिजल्ट होल्ड फॉर दीज न्यू एलिमेंट, यानी ये रिजल्ट जो है न्यू एलिमेंट पे भी होल्ड करेगा। वेयर द वैलिडिटी ऑफ द स्ट्रक्चरल इंडक्शन कैन बी शोन टू फॉलो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन। यानी जब हम इन स्टेप्स को देख रहे होंगे तो जो प्रिंसिपल्स है वो हमेशा फॉलो करेगा मैथमेटिकल इंडक्शन को, जो चैप्टर 5 के हम स्टार्ट्स पे ही देखते हुए आ रहे हैं। से एक चीज़ हमें मजीद समझ में आई कि जब मैं स्ट्रक्चरल इंडक्शंस के ज़रिए से, ठीक है, सेट्स को प्रूव करना चाहूँगा, ठीक है, सेट के प्रॉब्लम को, तो मैं फॉलो करूंगा वहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन को। और मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर 5 के स्टार्ट में हम पढ़ते हुए आए कि हम प्रेडिकेट्स को यानी अपने फंक्शंस को 1 के लिए प्रूव करते हैं, k के लिए करते हैं और k+1 के लिए भी करते हैं। और अगर ये इन तमाम स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं तो स्ट्रक्चरल इंडक्शंस के बेस पर हम सेट्स को रिकर्सिवली डिफाइन कर पाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, बात हमें समझ में आ जाएगी। इंडक्शन एंड रिकर्सिवली डिफाइंड सेट्स, ठीक है, सेट्स की बात हो रही है। इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो हम प्रीवियस वीडियो सेशंस पे कवर कर चुके हैं जब हम रिकर्सिवली डिफाइन सेट्स की या फंक्शंस की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं और स्ट्रक्चरल इंडक्शन का भी कॉन्सेप्ट है, तो मज़ीद हमें चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। तो शो दैट द सेट S डिफाइंड बाय द स्पेसिफाइंग दैट 3 बिलोंग्स टू S। हमारे पास एक सेट है जिसमें 3 बिलोंग कर रहा है। कंडीशन है इफ x बिलोंग्स टू S एंड y बिलोंग्स टू S, यानी x और y दोनों S से बिलोंग करते हैं, देन x प्लस y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू S, यानी वो भी S में मौजूद होगा क्योंकि x एंड y भी वहाँ पर मौजूद है। सो इज द सेट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर दैट आर मल्टीप्लाइज बाय 3, ठीक है। तो अगर इस बेस पर ये सारी कंडीशन मौजूद है, सेट्स में जो S है हमारे पास वो पॉजिटिव इंटीजर को होल्ड करता है, दैट आर द मल्टीप्लाइज ऑफ 3, यानी वो 3 के मल्टीप्लाइज के बेस पर मौजूद होंगे। अब हमें इसे प्रूव करना है, तो लेट A बी द सेट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइजेबल बाय 3, यानी हमारे पास एक A सेट है जिसमें जो वो एलिमेंट्स हैं पॉजिटिव इंटीजर जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। टू प्रूव दैट A इक्वल टू S, शो दैट A इज अ सबसेट ऑफ S एंड S इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। ये सबसेट्स की डेफिनेशन पे हम देखते हैं कि अगर A सबसेट है S का, तो S सबसेट भी B का हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जिस सेट्स के लिए मैं सबसेट बना रहा हूँ वो दोनों सेम भी हो सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, लेकिन
जो एक उसमें से लेस होगा तो भी सबसेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह सकता हूँ ना कि अगर मैं दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कर दूं तो ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब हम इसे प्रूव कर रहे हैं बेसिक स्टेप से और इंडक्टिव स्टेप से। अगर मैं कहता हूँ कि ए सबसेट है एस का, ठीक है, यानी अब पहले कंडीशन पे ही कह रहा हूँ कि ए सबसेट है बी का, ठीक है, तो लेट पी ऑफ एन बी द स्टेटमेंट दैट 3n बिलोंग्स टू s, यानी वो नंबर जो 3 का प्रोडक्ट होगा, n की वैल्यू कुछ भी रखूं। तो हमें मैथमेटिकल इंडक्शंस को फॉलो करना है इस स्ट्रक्चरल इंडक्शन के लिए। तो अब मैं 1 के लिए इसे पुट करूंगा बेसिक स्टेप्स में, ठीक। तो मैं कह सकता हूं कि p ऑफ n यहाँ पर एक प्रेडिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 3 ऑफ n है जो s से बिलोंग करती है। तो बेसिक स्टेप्स में मुझे 1 के लिए प्रूव करना है n को। तो 3 के साथ जो n मौजूद था उसकी 1 वैल्यू लिखी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 3, तो 3 इज बिलोंग्स टू s। तो बाय द पार्ट ऑफ द रिकर्सिव डेफिनेशन 3 इज अ बिलोंग्स टू s, राइट। इंडक्शन स्टेप या इंडक्टिव, एज्यूम p ऑफ k इज ट्रू, यानी हम एज्यूम कर रहे हैं कि p ऑफ k भी ट्रू होगा जब 1 ट्रू है। तो बाय द सेकंड पार्ट ऑफ द रिकर्सिव डेफिनेशन इफ 3k बिलोंग्स टू s, यानी 3n अगर s से बिलोंग कर रहा है तो k भी बिलोंग करेगा। तो सिंस 3 बिलोंग्स टू s एंड 3k प्लस 3 इज बिलोंग्स टू s, तो मैं k की वैल्यू जब +1 करूंगा तो ये बराबर हो जाएगा 3k + 1, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3k + 3। तो क्या मैं 3k + 3 को 3 कॉमन लेकर k + 1 कह सकता हूं? तो इसका मतलब ये हुआ ये भी किससे बिलोंग करेगा, उसी s से बिलोंग करेगा। तो हेंस p ऑफ k इज ऑल्सो ट्रू। तो बेस्ड ऑन दिस a इज अ सबसेट ऑफ s। सेम डेफिनेशन s के लिए रिवर्स कर लें। तो अब मैं s को पहले लेकर आ गया a के लिए, सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई की 1 के लिए, इट्स ट्रू। सेकंड के लिए, following the recursive definition of s, we need to show x plus y is in a, assuming that x and y in s and also in a, यानी जब सबसेट की बात करता हूँ तो x and y जो है वो s पे भी मौजूद है सेट में और a में भी मौजूद है। If x and y both in a, then both x and y is divisible by 3, यानी इसकी बात हो रही है इस पार्ट की जो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। तो अगर x and y दोनों ही a में मौजूद हुआ तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों डिवाइजिबल बाय होगा 3 से। तो hence x plus y is also divisible by 3. So based on this, s is a sub part of a and a is a sub part or the subset of the complete set element s. तो ट्रिकी कॉन्सेप्ट ज़रूर था, लेकिन हमें ये क्लियरली बात समझ में आई कि एक्चुअली स्ट्रक्चरल इंडक्शन किस तरह से मैथमेटिकल इंडक्शंस को यूज़ करता है सेट्स को रिकर्सिवली डिफाइन प्रूव करने के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ अ फुल बाइनरी ट्री, ठीक है। फुल बाइनरी ट्री के प्रॉब्लम्स तो अभी हमने रिकर्सिव वे पर भी देखा। अब यहाँ पर फुल बाइनरी ट्री के एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा रहा है जिसमें हाइट के बेस पर ये प्रूव किया जा रहा है कि हम हाइट को रिकर्सिवली प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन कहती है कि द हाइट h ऑफ t, ठीक है, हम इसे फंक्शन कह सकते हैं h ऑफ t का, वेयर h इज अ हाइट एंड t इज अ ट्री, फुल बाइनरी ट्री ऑफ अ फुल बाइनरी ट्री इज डिफाइंड रिकर्सिवली as follows by 2 steps. The one basics and the second is a recursive. The basic step says the height of the full binary tree t consisting of only a root is ht equal to 0, which mean अगर मैं एक full binary tree की height की बात करूं जो t numbers of height पर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज उसमें हाइट के रिस्पेक्ट से ट्री की रखी गई है उस पर बेस करता है, एंड ओनली अ रूट आर इज h ऑफ t इक्वल टू 0, यानी हम जानते हैं या हमने प्रीवियसली अभी ये स्लाइड पे देखा जब मैं फुल बाइनरी ट्री बता रहा था, तो हमारे पास एक सिंगल नोड भी फुल बाइनरी ट्री के बेसिक स्टेप को फुलफिल करता है। तो बेस्ड ऑन दिस जब मैं एक सिंगल रूटेड एलिमेंट को यानी एक सिंपल इस नोड को लेकर इसकी हाइट देखूंगा तो इसकी हाइट 0 के बराबर आएगी, ठीक है। जबकि रिकर्सिव स्टेप ये कहता है कि अगर t1 एंड t2 आर फुल बाइनरी ट्री है, देन द फुल बाइनरी ट्री ऑफ दिस t1 and t2 will be written in this form t1 dot t2, यानी दोनों को कॉन्केटिनेट करेंगे और उसकी जो हाइट होगी वो टोटल हाइट मानी जाएगी। जबकि इसी चीज़ को बाय फार्मूला h ऑफ t हम लिख सकते हैं 1 प्लस मैक्सिमम h ऑफ t कॉमा h t2, यानी h1 की जो t1 के बेस पर हाइट है और t2 की हाइट है, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यूज़ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 5 है ये 7 है, तो 7 वैल्यूज़ को लिया जाएगा, उसमें 1 ऐड किया जाएगा और वो वैल्यूज़ हमारी h ऑफ t की बन जाएगी रिकर्सिवली, ठीक है। रिकर्सिव अप्रोच को फॉलो करेगी और ये फुल बाइनरी ट्री की कंप्लीट हाइट आ जाएगी। इसी तरह से सेंस को अगर हम चेंज करें नंबर ऑफ वर्टेक्स के लिए, सो द नंबर ऑफ द वर्टेक्स विल बी रिप्रेजेंट ऑफ ट्री इन दिस सेंस एंड ऑफ capital T of a full binary tree where T satisfy the following recursive formula.
The first one is a basic step. The number of the vertices of a full binary tree of only a root r is n of t equal to 1. क्यों? क्योंकि जब मैं एक नोड की बात करता हूँ इस एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स या वर्टेक्स, दोनों में से आप कोई भी नाम कह सकते हैं, वर्टेक्स की बात हो रही है, तो ये एक है, तो यही वजह है कि n ऑफ t यहाँ पर क्या लिखा गया है 1. रिकर्सिवली पे हम क्या करेंगे, इफ t1 एंड t2 आर द फुल बाइनरी ट्री, देन द फुल बाइनरी ट्री t1 डॉट t2 हैज अ नंबर्स ऑफ द वर्टेक्स, यानी जब मैं इसे कॉन्केटिनेट कर दूंगा तो ये इसका क्या बनेगा, सम बनेगा, टोटल नंबर ऑफ द वर्टेक्स का पता चलेगा. तो इसे हम रिकर्सिवली कह सकते हैं कि n ऑफ t इज इक्वल टू नॉट मैक्स, ठीक है, यहाँ पर मैक्स मौजूद नहीं है, 1 भी ऐड होगा, पहले नंबर्स ऑफ जो ट्री पे जितने नोड हैं वो, उसके साथ सेकंड वाले ऐड होंगे और उसमें 1. फॉर एग्जांपल इसमें 5 थे, इसमें 7 थे, और ये हमारे पास फॉर्मूले का 1. तो इस बेस पर हमारे पास वैल्यूज बच जाएगी, जो सम होकर आएगी, एक्चुअली वही हमारा टोटल नंबर ऑफ n ऑफ t होगा. तो इस बेस पे ये हो गया 6, 6, 12 एंड 13, ठीक है. 13 इज अ n ऑफ t वैल्यूज. तो इस बेस पर हमने फुल बाइनरी ट्री के दो प्रॉब्लम को देखा कि हम किस तरह से रिकर्सिवली वे पर इसकी हाइट और नंबर ऑफ नोड्स को देख सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज अ स्ट्रक्चरल इंडक्शन एंड बाइनरी ट्री. तो बाइनरी ट्री में स्ट्रक्चरल इंडक्शंस को हम बेस्ड ऑन दी फॉर्मूला या बेस्ड ऑन दी स्टेप्स कैसे इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं. इफ t विच मीन ट्री इज अ फुल बाइनरी ट्री, देन n ऑफ t, तो n ऑफ t अभी हमने देखा नंबर ऑफ नोड्स के वर्टेक्स के लिए इस्तेमाल हो रहा था, इज लेस देन इक्वल टू 2 टू पावर h ऑफ t प्लस 1 माइनस 1. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो n ऑफ t यहाँ पर अभी जो हमने प्रॉब्लम देखी, ये नंबर ऑफ वर्टेक्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है. इन शॉर्ट में यहाँ पर v लिख रहा हूँ, और जबकि h ऑफ t का ये जो पार्ट है जो पावर के फॉर्म पर मौजूद है, ये हाइट के लिए इस्तेमाल हो रहा था. तो इन दोनों ही फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इसे प्रूव करने के लिए, जो कि हमारे प्रॉब्लम पर मौजूद है. तो यूज़ स्ट्रक्चरल इंडक्शन, स्ट्रक्चरल इंडक्शन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं. बेसिक स्टेप्स कहता है कि द रिजल्ट होल्ड फॉर अ फुल बाइनरी ट्री कंसिस्टिंग only of a root n of t which is equal to 1 where h of t equal to 0. ये दोनों चीज़ें अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखी. तो बेस्ड ऑन दिस वैल्यू अगर मैं n of t और h of t की वैल्यू पुट करता हूँ तो that is equal to 1 which means it's proof at the recursive as a basic steps. What about the recursive? Assuming और assume n t of 1 is less than 2 to power h of t1 plus 1 minus 1, यानी मैं इस तरह से इसे assume करते हुए लिख सकता हूँ t1, क्योंकि मैंने इस t को t1 से रिप्रेजेंट किया. इसी तरह से मैं इस n of t1 को t2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. तो दोनों फॉर्मूलाज को इस तरह से लिखा गया, whenever t1 and t2 are full binary tree, यानी अगर ये फुल बाइनरी ट्री है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बताया गया है, तो मैं इसे t1 एंड t2 के सेंस में मैं लिख सकता हूँ. तो जब मैं इस सेंस पे लिख रहा हूँ तो रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ n ऑफ t जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स पे देखा, तो बेस्ड ऑन दिस क्या मैं इस पार्ट को n ऑफ t के लिए अगर सॉल्व करूँ तो h ऑफ t को क्या मैं t1 एंड t2 के लिए इस तरह से ब्रेक करके लिख सकता हूँ ना, n ऑफ t के लिए. इसकी बात हो रही है n ऑफ t, ये ठीक है. तो n ऑफ t था ना हमारे लेफ्ट साइड पे, ये इस चीज़ को, इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसे हमें इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है. जब मैंने इस फॉर्म पे लिखा तो t1 की वैल्यूज ये रही, t2 की वैल्यूज ये रही, तो t1 की जगह t1 की वैल्यू, t2 की जगह t2 की वैल्यू लिख ली, ठीक है. अब जब मैं h ऑफ t की वैल्यूज पुट करूंगा तो वहां पर मैक्स की लॉजिक इस्तेमाल होगी, ठीक है. तो मैक्स की लॉजिक में से यहाँ से जो भी मैक्सिमम वैल्यूज होगी वो आ जाएगी. तो जब यहाँ पर मैंने इनके लिए मैक्स की वैल्यूज इस्तेमाल की तो दोनों मर्ज करके लिखा गया. जब मर्ज करके लिखा गया तो एच t1 एच t2, तो इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी मैं सिंपल h ऑफ t लिख सकता हूँ वहाँ पर, क्योंकि अभी तो अननोन है कि t1 की वैल्यूज आएगी या t2, तो मैंने एच t प्लेन रखा. तो t ये जो 2 है ये सेपरेट है, ये पावर के साथ है, बेस सेम है, पावर ऐड करके लिख सकता हूँ ht प्लस 1, ये लिख दिया, माइनस 1 वैसे ही रहा. तो इसी चीज़ को हमें प्रूव करके यहाँ पर बताना था, h ऑफ t प्लस 1 माइनस 1, वो चीज़ यहाँ पे प्रूव हो गई. तो फर्स्ट पे हमने रिकर्सिव डेफिनेशन फार्मूला इस्तेमाल किया, फिर इंडक्टिव हाइपोथेसिस, फिर बेस्ड ऑन द मैक्सिमम वैल्यूज, ये तो मैं बता चुका हूँ यहाँ पर हमने, और रिकर्सिव डेफिनेशन के बिहाफ पर हमने वो चीज़ प्रूव कर ली. तो थोड़ी सी लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है. ये सारी चीज़ें ऑलरेडी शेयर्ड हैं मेरे ब्लॉग पर, वहाँ से डाउनलोड करें, खुद भी नोटबुक पे इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें ताकि चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आपके लिए आसान हो. द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सेशन इज अ जनरलाइज्ड इंडक्शन. So generalized induction is used to prove result about sets other than the integers that have the well ordering property. यानी generalized inductions को हम इस्तेमाल करते हैं सेट्स के रिजल्ट को प्रूव करने के लिए, ना कि इंटीजर्स के वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के लिए, जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे चैप्टर 9 के अंदर. जब हम चैप्टर 9 पे जाएंगे तो तफसीलन बात करेंगे कि जनरलाइज इंडक्शंस को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल के फॉर्म पर कहें तो कंसिस्टिंग ऑर्डरिंग ऑफ n मल्टीप्लाई बाय n ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी दो सेट्स कह लें या दो
कलेक्शंस ऑफ द वैल्यूज हैं n जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के हैं, तो स्पेसिफाई दैट x कॉमा y1 इज लेस देन और इक्वल टू x2 कॉमा y2, यानी हमें ये स्पेसिफाई करना है इफ ईदर x1 इज लेस देन x2 और x1 इज इक्वल टू x2 एंड y इज लेस देन y2. तो दिस इज कॉल्ड अ लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग. ठीक है, इसे हम लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग कह रहे होते हैं, जिसके बेस पर हम देखते हैं कि जो पेयर्ड की नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वैल्यूज हैं उसमें जो पेयर्ड वैल्यूज आ रही हैं बोथ आर द सेम और नॉट, बेस्ड ऑन दिस सेंस कि अगर x1 की वैल्यू लेस देन 2 हो या x1 y1 दोनों बराबर हो या x1 लेस देन y1 इज लेस देन y2. तो स्ट्रिंग आर ऑल्सो कॉमनली ऑर्डर्ड बाय द लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग. स्ट्रिंग को हम नॉर्मली इसी तरह से ऑर्डर कर रहे होते हैं. सो द नेक्स्ट एग्जांपल यूज जनरलाइज इंडक्शन to prove that about the result order pair of n multiplied by or the n cross n. Let's see. Suppose that amn हमारे पास एक ordered form है जो defined हो रहा है mn that belongs to n dot n by a naught या a0 of 0 equal to 0. क्वेश्चन समझे, हमारे पास एक एलिमेंट है जो a ऑफ m के साथ है, ऑर्डर्ड पेयर होंगे यानी दो वैल्यूज होंगे, जबकि m और n की वैल्यूज जो होगी वो n बाय n क्रॉस से मैच कर रही है, जबकि इनिशियली जो a कॉमा 0,0 है उसकी वैल्यू 0 के बराबर है ऑर्डर पे, यानी 1,1 2,2. तो इसी तरह से 0,0 भी हो सकता है, जैसे हम एरे पे देखते हैं 2 डायमेंशनल, उसकी वैल्यू 0 दी गई है. अब हमें पेयर वाइज यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है, उसमें कहा गया है कि amn बराबर होता है m-1 प्लस 1 के बराबर है n के साथ, जबकि सेकंड में n-1 प्लस n के साथ है. फर्स्ट कंडीशन में n की वैल्यू 0 है और m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, अदरवाइज n इज ग्रेटर देन 0 है, जिसमें हम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं पेयर वाइज में. अब हमें शो करना है amn इक्वल टू m प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज वेल फॉर्म्ड. इस चीज को हमें प्रूव करना है कि ये वेल फॉर्म्ड है या नहीं. कब? फॉर ऑल m and n दैट्स बिलोंग्स टू n क्रॉस n. तो बेस्ड ऑन दिस हमें जनरलाइज्ड वे इस्तेमाल करना है, जो अभी हमने यहाँ पर देखा और उसकी एग्जांपल्स भी स्पेसिफाई की. तो बेसिक स्टेप्स कहता है कि a 0,0 पे 0 चीज़ प्रूव हो. तो हम क्या करेंगे, हमने बेसिक स्टेप पे यानी फर्स्ट स्टेप पे ये बताया कि 0 प्लस 0 पॉइंट यानी इस फॉर्मूले पे जो हमारे पास m और n है उसको हम यहाँ पर प्रूव करना चाह रहे हैं. तो बेस्ड ऑन दिस मैंने m की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट की और उसके बाद तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद जब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ तो वैल्यू इंडक्शन स्पेस पे यहाँ पर प्रूव हो रही है, क्योंकि ये 0 से 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 0, तो एट लास्ट हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, जो कि स्टेप पे यहाँ पर बताया गया था. ये प्रूव्ड हो रही है चीज़ें. एंड द नेक्स्ट वन इज इंडक्शन स्टेप्स. एज्यूम दैट amn इक्वल टू m बार प्लस n बार प्लस 1 2 whenever m bar and n bar is less than m and n. यानी हमने अपने बेसिक स्टेप्स को m बार और m बार में कन्वर्ट किया और कहा कि ये लेस देन है ओरिजिनली m और n से in a lexicographical order of n cross n. So if n equal to 0 by inductive hypothesis we can conclude that कि n की वैल्यूज हमने क्या की 0 पुट की. तो जब मैं n की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो देखें amn पेयर वाइज इक्वेशन से, तो m-1 n प्लस 1 इज इक्वल टू m-1. ठीक है, m-1 प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1. तो इस बेस पर m प्लस n ये फॉर्मेट आ रहा है. क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ n की वैल्यूज को पेयर वाइज पर 0 लिया है. अब अगर मैं n की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 लेकर जाता हूं तो टेक्निक तो वही इस्तेमाल होगी, लेकिन अब फॉर्मेट हमारे पास चेंज हो रहा है n स्क्वायर के साथ. ठीक है, जब ये n स्क्वायर के साथ आ रहा है तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई के साथ लिखूंगा तो ये फॉर्मेट है, और जब मैं कॉमन लेकर n लिखूंगा तो दोबारा से ये वही फॉर्मेट आ जाएगा जो हमारे पास इस स्टेप्स पर आ रहा है. तो जी इस चीज़ को शो कर रहा है कि एक्चुअली जनरलाइज्ड फॉर्म पर इस पेयर वाइज इक्वेशंस को बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द n इक्वल टू 0 और n इज ग्रेटर देन 0 हम प्रूव करके देख सकते हैं कि बोथ आर द सेम. तो होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि एक्चुअली रिकर्सिव डेफिनेशन और इंडक्शंस के अंदर जो हमारे पास रूटेड ट्रीज की कुछ एग्जांपल्स थी कि वो क्या हैं, किस तरह से वो मैथमेटिकल इंडक्शंस को या बेसिक एंड रिकर्सिव स्टेप्स को यूज़ करती हैं, वो क्लियर होंगी. हमने बाइनरी ट्री देखा, रूटेड ट्री देखा, एक्सटेंडेड ट्रीज देखे, स्ट्रक्चरल इंडक्शंस के बाद उसकी एग्जांपल्स देखी, फिर स्ट्रक्चरल इंडक्शंस के और जनरलाइज इंडक्शंस के प्रॉपर डेफिनेशन समझने के बाद उसकी एग्जांपल भी की. तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी. फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें. कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि बर वक्त आसानी के साथ इन चीज़ों को आप सीख सकें. नेक्स्ट सेशन पर जाएंगे तो हम मज़ीद जो टॉपिक्स रिमेनिंग है उसे हम डिस्कस करेंगे एंड बेस्ड ऑन द टॉपिक सारी चीज़ों को विद एग्जाम्पल लेकर चलेंगे. नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं. सी यू देयर.